ओके, लेट्स टॉक अबाउट एपिस्टेक्सिस। वो क्या होता है? इनसाइड ऑफ द नोज़ से ब्लीडिंग होना, ठीक है। और ब्लीडिंग कहाँ से होगी? आर्टरी के रप्चर की वजह से ही होगी या कोई इंजरी की वजह से। तो फिर हमें नोज़ की ब्लड सप्लाई देखनी होगी। तो नोज़ में दो पार्ट होते हैं, एक सेप्टम और एक लेटरल वॉल, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो नेज़ल सेप्टम का है। तो हमारे नेज़ल सेप्टम को मेनली 5 आर्टरीज सप्लाई करती हैं। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आएगी हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और फिर ऑप्थेल्मिक आर्टरी 2 ब्रांचेस देगी, एंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल, ठीक है। 2 आर्टरीज हमारी ये होगी सुपीरियर साइड से, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है उससे 2 आर्टरीज निकलती हैं, एक फेशियल आर्टरी और एक मैक्सिलरी आर्टरी। फेशियल से सुपीरियर लेबियल आर्टरी होती है, उसकी सेप्टल ब्रांच जो है वो नोज़ को सप्लाई करती है, ठीक है। और मैक्सिलरी आर्टरी से 2 ब्रांचेस निकलती है, स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी दिस वन एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी दिस वन, ठीक है। तो ये हमारी 5 आर्टरीज होगी जो हमारे सेप्टम ऑफ नोज़ को सप्लाई करती हैं। अब जो लेटरल वॉल है ना, उसमें भी, ठीक है, उसमें भी सिमिलर ही है। ऊपर का तो बिल्कुल सेम है, एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल। और डिफरेंस क्या है कि फेशियल आर्टरी से जैसे सेप्टम में हमारे सुपीरियर लेबियल आर्टरी का सेप्टल ब्रांच सप्लाई करता है, तो उसमें सुपीरियर लेबियल आर्टरी नहीं होती, सिंपल एक फेशियल आर्टरी से ब्रांच जो होता है वो लेटरल वॉल को सप्लाई करता है। और मैक्सिलरी आर्टरी से ग्रेटर पैलेटाइन जो आर्टरी है उसके साथ साथ एक लेसर पैलेटाइन आर्टरी भी है, वो हमारी लेटरल वॉल को सप्लाई करती है, ठीक है। अब ये हमारी होगी जनरल ब्लड सप्लाई ऑफ दी नोज़, ठीक है। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है वो है प्लेक्सस। द फर्स्ट वन इज़ किसल बैच प्लेक्सस, जिसे हम लिटल्स एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्लेक्सस है हमारी 4 आर्टरीज का। पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी के अलावा जो सारी आर्टरीज हैं, एंटीरियर एथमोइडल हो गई, सेप्टल ब्रांच हो गई सुपीरियर लेबियल की, ग्रेटर पैलेटाइन एंड स्पीलोपैलेटाइन, ये हमारे मिलके बनाते हैं लिटल्स एरिया, ठीक है। और 90% जो हमारी एपिस्टेक्सिस होती है वो इंजरी, इस एरिया में इंजरी की वजह से यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, ठीक है। और फिर द सेकेंड वन इज़ वुडरफ्स प्लेक्सस, जो हमारी स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी होती है वो जो ब्रांचेस देती है वहाँ पे एक प्लेक्सस बनता है, वुडरफ्स प्लेक्सस। इसकी लोकेशन क्या होती है? बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ इन्फीरियर टर्मिनेट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमारे यहाँ पे सुपीरियर टर्मिनेट, मिडल टर्मिनेट और इन्फीरियर टर्मिनेट, उसके पोस्टीरियर एंड पे के नीचे ये वुडरफ्स प्लेक्सस होता है, और ये हमारी साइट होती है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस की, ठीक है। अब लेट्स सी कि भाई पोस्टीरियर और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस ज़्यादा कॉमन है, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस लेस कॉमन है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस बच्चों में ज़्यादा होती है, और इसका कोज क्या होता है? ट्रोमा, कोई इंजरी हो गई, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो नोज़ पिकिंग हो गया या फिर कोई भी इंजरी होगी नोज़ में, तो उसकी वजह से ज़्यादातर एंटीरियर एपिस्टेक्सिस होती है। और जो हमारी पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है भाई, वो एडल्ट्स के अंदर होती है मोर देन 40 ईयर्स में, और इसका मेजर कोज होता है या तो हाइपरटेंशन या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में माइल्ड ब्लीडिंग होगी, और जो कि कंट्रोल हो सकती है हमारी लोकल प्रेशर डाल के या फिर एंटीरियर पैक डाल के। ये ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे क्या होता है एंटीरियर पैक। एंड लेकिन जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है ना, उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और पोस्ट नेजल पैक होगा एक, लगता है, ठीक है। तो लेट्स सी अबाउट द कॉजेज़ ऑफ एपिस्टेक्सिस। तो मेजरली 3 कॉजेज़ हैं, 3 टाइप्स के कॉजेज़ हो सकते हैं। लोकल, कोई इंजरी हो गई है, या फिर हमारा जनरल, और या फिर आइडियोपैथिक जिसका हमें पता नहीं है। तो लोकल में क्या आता है? ट्रोमा हो गई, कोई इंजरी हो गई फिंगर नेल की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्नीजिंग की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो गया, वायरल नाइटिस, टीबी, राइनोस्पोरियोसिस, कोई फॉरेन बॉडी हो गई जैसे कि मैगट्स, लीचेस, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी उसकी वजह से इंजरी हो गई, कोई नियोप्लाज्म हो गया, एटमॉस्फेरिक चेंजेस और डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे लोकल कॉजेज़। और फिर जनरल में क्या क्या आता है? सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस, वही बीबी हाई। और ब्लड डिसऑर्डर्स में होता है जैसे ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, और इसमें एक आता है हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजिएक्टेसिस। इसमें क्या होता है ना कि छोटे छोटे से स्पॉट्स बनते हैं, जैसे कि इसमें छोटे छोटे से स्पॉट्स बनते हैं हमारे टंग के ऊपर, नेजल सेप्टम के ऊपर, पैलेट के ऊपर, या फिर हमारे फिंगर्स की स्किन के ऊपर। तो ये एक कोज हो सकता है हमारा एपिस्टेक्सिस का। लीवर डिजीज़ हो गया, कोई हेपेटिक सिरोसिस, और किडनी डिजीज़, ड्रग्स हो गए, एनाल्जेसिक, एंटीकोएगुलेंट। और फिर एक कोज आता है इसमें विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे
कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे नेज़ल एपिथेलियम में चेंजेस आता है और जिसकी वजह से एपिस्टेक्सिस होती है। ठीक है, तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कि विकेरियस मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एपिस्टेक्सिस हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनके नोज़ के अंदर जो है एपिथेलियम चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हो गए हमारे कॉजेज़। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले तो हम फर्स्ट एड देंगे। सबसे पहले पेशेंट को कहते हैं कि सिट स्ट्रेट, ठीक है, और हेड को ना हमेशा आगे की तरफ लीन करते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना कि पेशेंट क्या है कि अपने सिर को पीछे कर लेंगे। उन्हें लगता है कि भाई ब्लीडिंग रुक जाएगी, ऐसा नहीं है, और ये करना भी नहीं चाहिए। हमेशा हेड को आगे की तरफ लीन करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर पीछे करेंगे तो फिर जो ब्लड तो आ ही रहा है, वो अगर इन्फेक्टेड हुआ, अंदर चले गया, और ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकता है। तो हेड को लीन फॉरवर्ड करते हैं और पिंच करते हैं नोज़ को थंब और इंडेक्स फिंगर से 5 मिनट के लिए। ठीक है, और जनरली इससे ही ठीक हो जाती है एपिस्टेक्सिस। ठीक है, और फिर कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। कोल्ड कंप्रेशन से क्या होगा कि रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। और एक होता है ट्रोटलर्स मेथड। इसमें क्या करते हैं, हेड को लीन फॉरवर्ड करते हैं, बेसन में अगर ब्लड है उसको स्पिट कर देते हैं और आराम से बैठते हैं और सांस लेते हैं हमारे माउथ से। ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट एड। फिर आती है हमारी कोटरी। ये कोटरी क्या होता है, हमारी वही ब्लड वेसल्स को एकदम से, जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं उनको वहाँ से बंद कर देना। तो वो कैसे कर सकते हैं, या तो केमिकल कोटरी होती है, पहले लोकेट करते हैं पॉइंट को, फिर एनेस्थीसिया देते हैं, एंड सिर्फ ब्लीडिंग पॉइंट पे अगर हम सिल्वर पॉइंट नाइट्रेट लगा रहे हैं तो फिर वो केमिकल कोटरी होगी। इलेक्ट्रो कोटरी में क्या होता है, वही लोकेट, एनेस्थाइज एंड फिर कोएगुलेशन कर देते हैं। ठीक है, और फिर होता है एंडोस्कोपिक कोटरी। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग पॉइंट को लोकेट किया जाता है रिजिड एंडोस्कोप डाल के और अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मेलिएबल, जो मेल्ट हो जाए, वैसे यूनिपोलर या फिर बाइपोलर सक्शन कोटरी होते हैं, उनसे कोटराइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा एंटीरियर नेज़ल पैक और पोस्टीरियर नेज़ल पैक। नाम से क्लियर है, ये एंटीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए होगा, ये पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए होगा। अब एंटीरियर नेज़ल पैक में दो आते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल लेयर्स में और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। इसमें क्या होता है कि हम ना रिबन गोज़ लेते हैं, ठीक है, और उसको हम सोक कर देते हैं लिक्विड पैराफिन में। ठीक है, फिर इसको हम पैक कर देते हैं या फिर तो हमारी वर्टिकल लेयर्स में या फिर हम हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। ठीक है, अब इसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो कि कंप्रेशन की वजह से वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ठीक है, और दूसरा कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है ब्लीडिंग पॉइंट की, क्योंकि वो ब्लड जो है वो इसके ऊपर रहेगा, तो उससे हमें पॉइंट पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे ब्लीडिंग होगी तो इस एरिया के अंदर जब हम रिमूव करेंगे तो हम देख लेंगे कि हाँ भाई इस पॉइंट पे ब्लीडिंग है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं 1 दिन के बाद और उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारा होता है पोस्टीरियर नेज़ल पैक। 3 मेथड्स होते हैं, एक तो होता है गोज़, सिल्क थ्रेड एंड रबर कैथेटर लगाते हैं पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम एक कैथेटर नोज़ के थ्रू ये डालते हैं, ठीक है, और उसको माउथ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हम सिल्क थ्रेड डालते हैं, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे लगाते हैं कोन शेप्ड का गोज़। ठीक है, उसके बाद जो ये थ्रेड है ये पर्पसफुली हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम रबर कैथेटर को आराम से इसको खींचेंगे एंड दिस कोन शेप जो हमारा गोज़ है वो हम लगा देंगे यहाँ पे नेज़ोफेरिंग्स में विद द हेल्प ऑफ आवर इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो ये जो कोन शेप गोज है वो हमारे पोस्टीरियर साइड पे फिक्स हो जाएगा और जो हमारी थ्रेड है ये यहाँ पे ओरोफेरिंग्स में लटकी रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद इसको रिमूव करने में आसानी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। फोलेज कैथेटर, कुछ लोग फोलेज कैथेटर यूज़ करते हैं। फोलेज कैथेटर में क्या होता है कि गोज नहीं होता, तो इन्फ्लेटेड बल्ब होता है। ठीक है, तो आराम से ये पोस्टीरियर एरिया में फिक्स हो जाता है। ठीक है, और थर्ड होता है, ठीक है, वो जो थर्ड टेक्निक होती है वो होती है हमारी एपिस्टेक्सिस बैलून या फिर नेज़ल बैलून भी जिसे हम कहते हैं। फिक्स कर देते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे और कैथेटर डाल देते हैं ताकि हमारी रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और फिर आता है हमारा सब म्यूकोजल रिसेक्शन। उसमें क्या होता है, एलिवेशन कर देते हैं हम पहले म्यूको पेरिकोन्ड्रियल फ्लैप को, फिर उसको रिपोजिशन करते हैं। जब रिपोजिशन करते हैं तो फाइब्रोसिस होती है वहाँ पे, और फाइब्रोसिस की वजह से जो हमारी ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और फिर लास्ट टेक्निक होती है लाइगेशन ऑफ, कि भाई वेसल्स को लाइगेट कर दिया। ठीक है, इसमें एक टेक्निक होती है टेस्पाल, ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्पिनोपेनेटाइन आर्टरी लाइगेशन। नाम से ही क्लियर है सब कुछ कि नोज़ के थ्रू होगी, एंडोस्कोप यूज़ होगा, स्पिनोपेनेटाइन आर्टरी जो है वो लाइगेट होगी। तो वही एनेस्थीसिया देते हैं हम पहले और फिर एंडोस्कोप से
म्यूकस फ्लैप को लिफ्ट करते हैं, स्प्लीनोपैलेटाइन आर्टरी की लाइगेशन करते हैं और फिर जो फ्लैप था उसको रिपोजिशन कर देते हैं। ठीक है। एम्बोलाइजेशन, अब जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो या फिर हमें ब्लीडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा हो, ठीक है, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर हम एम्बोलाइजेशन करते हैं। और जनरली हमें करते हैं इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की, कि भाई आर्टरी हमारी ब्लॉक हो जाएगी और फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। ये करते हैं हम जेल फॉर्म से या फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल से। और इसमें एक पॉइंट होता है कि इथमोइडल आर्टरी जो है उसकी हम एम्बोलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल हो गई, इनकी पेरेंट आर्टरी होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एम्बोलाइजेशन करेंगे तो ये अफेक्ट कर सकती है हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी को, जिसकी वजह से लॉस ऑफ विजन हो सकता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है एपिस्टेक्सिस में। ठीक है, ओके, थैंक यू।